जी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जी IAS 40 इसके कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करते हैं, और अगर टाइम मिला तो इंशाल्लाह जो सवाल है वो भी कर लेते हैं नोट का। और ये सुन लें, इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के सेपरेट सवाल 8, 10, 11 नंबर तक आ सकता है। ठीक है जी। अच्छा जी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मेरे भाई इसमें दो मॉडल्स हैं। कितने मॉडल हैं जी? एक है कॉस्ट मॉडल, क्या, और दूसरा क्या है? फेयर वैल्यू मॉडल। क्या मेरे भाई जी? कॉस्ट मॉडल क्या है यार? सेम IAS 16 की तरह। सेम क्या है? IAS 16 की तरह। और सही है। अच्छा मुझे ये बताएं, IAS 40 में कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं, बताएं। नहीं नहीं, पहले तो ये बताएं ना, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कौन कौन से एसेट्स आ सकते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ओ मेरे भाई, कौन सा रेंट है? जनरेटर रेंट पे दे दिया, वो आ जाएगा इसमें। इमूवेबल प्रॉपर्टी बच्चों, इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। इसमें लैंड बिल्डिंग के अलावा और कुछ नहीं आएगा। अच्छा जी चलें। अच्छा मेरे भाई, या तो आपने इनको रेंट पे दिया हुआ है, या फिर क्या उसका नाम है, आपने कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए रखा हुआ है। सही है कि ये वैल्यू हमारी बढ़ा देगा तो इसलिए आपने अपने पास रखा हुआ है, या फिर आपकी नीयत ये है, अभी एसेट बन रहा है और नीयत ये है कि इसको या तो रेंट पर्पस के लिए रखूंगा या फिर कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए रखूंगा, वो एसेट्स इधर आएंगे। ओके, जो एसेट आप बना रहे हैं इस नीयत से कि आगे इनको बेच देना, वो किधर आते हैं? IAS 2 इन्वेंटरी। जो एसेट्स आपने इस्तेमाल करने हैं एडमिन पर्पस के लिए, हेड ऑफिस, IAS 16। ओके, जो एसेट आप इस्तेमाल कर रहे हैं चीजों को बनाने के लिए, एक बिल्डिंग है आपके पास, उधर हेड ऑफिस है, या उधर फैक्ट्री बनी हुई है जिधर चीजें बनती हैं, वो IAS 16 में आएगा ना। चलें, ये समझ आ गई, स्कोप समझ आया। अच्छा, कॉस्ट मॉडल क्या है? इनिशियली एसेट जो है वो कॉस्ट पे रिकॉर्ड होता है। किस पे रिकॉर्ड होता? बिल्कुल IAS 16 की तरह, इसमें ये चीजें ऐड होनी है, ये लेस होनी है, बिल्कुल IAS 16। और दूसरा, इस पे डेप्रिसिएशन भी होती है कॉस्ट मॉडल पे। सही है सर। इस पे मेरे भाई नो कॉन्सेप्ट ऑफ, तो फिर क्या होता है? फेयर वैल्यू अपडेट होती है। क्या जी? आपने लिखना है जी, अपडेट फेयर वैल्यू एट एंड ऑफ ईच रिपोर्टिंग पीरियड। का मतलब क्या होता है? आपका जो ईयर एंड है। और सही है। अच्छा, अब आपने क्या करना, लेजर बना लेना है। इधर आपने क्या किया करना है, और यार ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है, कोई नया नाम ना अपनी तरफ से ढूंढ लेना। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, क्या है जी? एसेट का ओपनिंग के साइड पे आता है, इस जो उसकी नेचर है, क्लोजिंग के साइड पे आएगा जी। फॉर एग्जांपल एसेट, एसेट जो है 2 साल पहले आपने लिया, उसका ओपनिंग बैलेंस है जी 95। कितना है? उसने आपको इसकी फेयर वैल्यू एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग दी होगी, एंड ऑफ द रिपोर्टिंग ईयर आपको गिवन होगी। क्या होगी? फॉर एग्जांपल ये है जी 110 रुपए। कितनी? बताएं जी कितने का गेन आया? वजन किधर आएगा? डेबिट साइड पे। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या होगी मेरे भाई? डेबिट। फेयर वैल्यू गेन, ये प्रॉफिट और लॉस में डायरेक्ट जाएगा। ओके, एंट्री बता दो इसकी। अगर फेयर वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? क्रेडिट क्या होगा बच्चों? ये प्रॉफिट और लॉस में जाना है, ये ध्यान रखना, ये प्रॉफिट और लॉस में जाना है। वो सही है ना? अगली बात सुनो भाई, अगली बात, अगली बात सुनो भाईजान। ये है जी 90। क्या है? क्या है? बताओ वजन किधर आएगा अब? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 5 रुपए से कम हो गई है। माड़ा इधर देखो ना। अच्छा, ये क्या है?
ओके जी, एंट्री बता दीजिएगा जी। अगर फेयर वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज ही हो रही है ना, ये देखो 5 रुपए से डिक्रीज ही है ना बच्चों जी, बताएं शाबाश। और बस लेजर से चलना, ठीक है, और सही है ना, ये प्रॉफिट और लॉस में जाएगा। ओके जी, ओके। एक इसका स्कोप समझ लिया हमने, दूसरा फेयर वैल्यू मॉडल समझ लिया, कॉस्ट मॉडल तो यार कुछ भी नहीं है, ये 16 की तरह है। अच्छा जी, अगली बात, अब अगली बात बड़ी अहम है। सर जी आपके पास एक एसेट है, आप उससे आप उसे सॉरी IS16 में आपने उस एसेट को रखा हुआ था, अब आपने इसे लेके आना है IS40 में। अब सर ये क्या हुआ, ट्रांसफर इन जी, देखिए बात सुने, एक एसेट है, स्नैरियो जितने मर्जी बनाते जाएं, IS16 में ओहो, IS16 से एक एसेट आ रहा है किधर, इधर से जानिया, क्या आनिया, एसेट में आनियों का मतलब डेबिट होता है, इधर होगा डेबिट, इधर क्या होगा, समझे हैं बात, तो समझा। लेकिन एक मसला है इधर, मसला ये है मेरे भाई कि सर जी किस अमाउंट पे आएगा। हाँ जी, अभी बताता हूँ, अभी अभी सस्पेंस डालने दो ना। अगली बात, IAS2 क्या, IS20 कितों आ गया, IAS2 से IAS, ये मैं आपसे स्टैंडर्ड्स के नाम नहीं पूछ रहा कि क्या क्या नाम होते हैं, ये पूछ रहा हूँ कि IS2 से स्टैंडर्ड, IS2 से IS40 में आ सकते हैं, IS16 से IS40, IS40 से IS2, और IS40 से IS16 में भी जा सकता है। इधर क्या होगा मेरे भाई जानिया, इधर क्या होगा क्रेडिट डेबिट। ओके, अगली बात, अब मेरे भाई IS40 में एसेट पड़ा हुआ है और जाना किधर है जी, भाई जिधर तीर है ना उधर आनिया है, सही है, आनिया किधर है, आनिया इधर, रट्टा नहीं लगा लेना कि सिर्फ आनिया इसमें ही हो सकती हैं, जानिया किधर, एसेट में जानियों का मतलब क्रेडिट, इधर, और बताओ और बताओ, बोलो बताएं जी, आनिया जानिया क्रेडिट और इधर डेबिट। एक और भी हो सकता है, IS16 से IS2 में जाना, वो तो IS40 तो नहीं ना होगा, फिर IS16 से 2 में जाना, 2 में डेबिट होगा और क्रेडिट किधर होगा IS16 में, यहाँ 2 से 16 में जा रहे हैं तो 2 इन्वेंट्री क्रेडिट हो जाएगी और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या हो जाएगा डेबिट, ठीक है। अच्छा जी, ये बातें समझ आ गई आपको। अब सवाल ये पैदा होता है मेरे मासूम दोस्तों, अमाउंट क्या रखें। अब सुनना तवज्जो से बात, सर जी IS16 है, IS16 में 2 मॉडल्स होते हैं, 2 मॉडल होते हैं ना, कॉस्ट भी और, अच्छा मेरी एक बात सुनो, पेपर में एक सवाल आएगा, हाँ कहता है जी बताओ फेयर वैल्यू मॉडल और रीवैल्यूएशन मॉडल दोनों सेम चीज़ें होती हैं, उसे को बीच में ना बोल, उसे को ये गलत कॉन्सेप्ट है, क्या है, उसे को फेयर वैल्यू है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर और इसका बढ़ना या कम होना डायरेक्टली प्रॉफिट और लॉस में लेके जाया जा सकता है। ये मॉक में सवाल दे देना मैंने 2-3 नंबर का। अगली बात सुने, कहता है जी जी इस तरह की बताएगा आपको मॉक में क्या आना है, चलें। और मेरे भाई अगली बात सुने, कहता है जी जो है रीवैल्यूएशन मॉडल, कहता उसका अगर सरप्लस आ गया वो डायरेक्टली प्रॉफिट और लॉस में नहीं जाएगा, ये बात समझे हो जी, OCI के थ्रू रूट होगा, तो ये दोनों में फर्क होता है, क्या है। अच्छा सर अगली बात सुनिएगा, अगली बात सुनना, सर जी IS2 के अंदर तो क्या कॉस्ट मॉडल ही है ना, उसमें फेयर वैल्यू तो है नहीं, IS2 में आपने लोअर ऑफ पे चीज़ों को रिकॉर्ड किया होगा, या NRV या फिर IS40,
भाई देन IS40 से आपने जाना 16 में, पता नहीं अब आगे कॉस्ट मॉडल है कि कौन सा मॉडल है, फिर रिवैल्यूएशन है। IS40 से 2 में जाना, ये तो खैर वही होगा, लेकिन IS40 में भी तो दो मॉडल है ना, कॉस्ट मॉडल और, सही है। अच्छा एक बात सुन लें, मसला तब आता होता है जब दोनों के मॉडल्स क्या हों, फर्क हों, क्या हों, फर्क हों, फिर मसला आता है। जब कॉस्ट मॉडल है, IS16 में भी कॉस्ट मॉडल है, IS40 में भी कॉस्ट मॉडल है, ये तो मसला ही नहीं है। जो बुक वैल्यू किताबों में होगी IS16 में, वही जाके कॉस्ट किसकी बन जाएगी, 40 की, इधर से आउट उधर से इन, सही है। IS2 में तो है ही कॉस्ट मॉडल, आगे 40 में भी कॉस्ट मॉडल है, तो मसला ही नहीं है ना, ये तो मसला ही कोई नहीं। मसला कब है गुड्डू, जब दोनों में मॉडल्स में डिफरेंस हो, क्या हो, आओ डिस्कस करते हैं बच्चों, आओ डिस्कस करते हैं। अच्छा एक ना नोट लिख लें, एक नोट लिखें, जो इसमें जो सबसे ज़्यादा टेक्निकल बात है ना वो सिर्फ एक में ही है, सबसे ज़्यादा टेक्निकल बात सिर्फ एक में है, वो नोट लिख लें। लिखें, जब IS16 से IS40 में ट्रांसफ़र होना है, जिसने IS40 को रिवाइज करना है, एक कंप्रीहेंसिव सवाल है, बहुत जामे किस्म का सवाल है, लेक्चर नोट्स में याद है आपको, जिसमें 10-12 बिल्डिंग्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, गुलबर्ग, गार्डन टाउन, फलाना फलाना, ये सवाल आपने लाजमन क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। पुरानी बुक में नहीं है, नई वाली में है जी, स्कॉर्पियो लिमिटेड जी, नहीं है आपके पास, तनवीर साहब प्रोवाइड कर देना, ठीक है। माड़ा छा गया यार तुम। अच्छा मेरे भाई, यार ये बात समझ रही है नुमान, तुमने लेक्चर के बाद मेरी बात सुन के जानी है। अच्छा अच्छा, अब मेरी बात सुनिएगा ज़रा। अब मेरे भाई मैं आपको लिखवाने लगा हूं, अगर IS16 से IS40 में जाना है आपने, सर जी अगर तो फेयर वैल्यू मॉडल है और आगे भी फेयर वैल्यू मॉडल है, फिर तो मसला नहीं होगा ना, फिर तो आप पहले IS16 में रीवैल्यूएशन कर लेंगे और उठा के वही कॉस्ट ले जाएंगे उधर IS40 में। मसला कब आना है, जब IS16 में कॉस्ट मॉडल है, आगे क्या है, ये मसला है ना, ये मसला है। अब याद रखना, IS16 में चाहे कॉस्ट मॉडल हो चाहे फेयर वैल्यू मॉडल हो, आपने पहले हमेशा रीवैल्यूएशन करनी है, क्या करनी है, फिर आगे किधर लेके जाना है, फिर आपने IS40 फेयर वैल्यू में लेके जाना है, ये बात समझ लेना, ठीक है। ये बच्चों को टेंशन होती है कि सर देखें IS16 में से ट्रांसफ़र होके किधर जाना है, IS40 में, लेकिन सर IS16 में तो कॉस्ट मॉडल है, इसमें स्टैंडर्ड कहता है IS16 में तो कौन सा मॉडल है, कॉस्ट कहता है, लेकिन आगे आपने क्या करना है, फेयर वैल्यू अपडेट करनी है, क्या करनी है, पहले फेयर वैल्यू अपडेट करें, रीवैल्यूएशन करें, सही है, फिर किधर लेके जाएं, IS40, बात समझे। जब IS40 में रीवैल्यूएशन मॉडल फेयर वैल्यू मॉडल होगा, तो याद रखिएगा हमेशा आपको पहले फेयर वैल्यू अपडेट करनी पड़ेगी, ये बात याद रहेगी। आओ छोटी छोटी एग्जांपल्स करते हैं, फिर जाके इंशाल्लाह बात समझ आएगी। अच्छा जो बच्चे कह रहे हैं ना, दीदी जी मेरे भाई जी, मैं ये लिखवा रहा था IS16 से IS40 में जाना है, चाहे कॉस्ट मॉडल हो चाहे फेयर वैल्यू मॉडल हो, आपने हमेशा पहले रीवैल्यूएशन परफॉर्म करनी है, फिर IS40 में लेके जाना है, ठीक है भाई, सही है। अच्छा यार ये वो सवाल है, ये जो ऑनलाइन लेक्चर ले रहे हैं बच्चे जिनके पास पुरानी किताब होगी या जो आउटसाइडर्स हैं, तो ये फिर नोट कर लेना, इसकी पिक ले लें, 2 हिस्सों में पिक ले लें, इसकी इस सवाल की पिक 2 हिस्सों में ले लो, ये सवाल कर लेंगे तो पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा आपका जी। ये पिक ले लो भाई, इसकी एक हिस्सा ये है जी, ले लें पिक ले लें। भाई दूसरा हिस्सा जी, दूसरा हिस्सा इधर से शुरू होकर पिक ले लें। इसका सलूशन तो नहीं है ना, मेरा ख्याल है इसका सलूशन है, वो मैंने सही करवा तो दिया था, इसका सलूशन मैंने करवाया था सही, वो आपने मेरे साथ पूछा भी था मेरे से। दीदी सलूशन ये किताब से ले लेना, इसमें मैंने सही करवाया था कुछ, अच्छा ये ले लेना सलूशन इनसे। अच्छा बच्चों इधर आओ, जरा बात सुनो,
गुड न्यूज़ यार, GNU कैश वाला सोल्यूशन मैंने ऑलरेडी सही करवा दिया था आपको। नहीं GNU का पता नहीं वो कौन सा सवाल था। हाँ वो मैंने लेक्चर रखवाया था, वो टेस्ट में दिया था सवाल, वो पता नहीं डॉल्फिन लिमिटेड वाला या कौन सा, उसका सोल्यूशन मैंने सही करवा दिया था, पता नहीं अब कौन सा है वो। अच्छा भाई इधर आए ज़रा, अब ना सवाल शुरू करते हैं जी। इधर देखें, ये टेबल आपने पढ़ लेना है। कहता है व्हेन एंटिटी यूजेस अ फेयर वैल्यू मॉडल, सही है सी, ट्रांसफर शैल बी काउंटेड फॉर यू, उसने ना थ्योरी लिखी है, हम थ्योरी रहने देते हैं, सवाल ही सॉल्व कर लेते हैं सीधे सीधे। आओ ज़रा इधर। कहता है जी जर्नल एंट्रीज आपने पास करनी है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। ओके। कहता है जी एंटिटी हैज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कैरिड एट फेयर वैल्यू ऑफ ₹1 मिलियन ऑन 1 जनवरी 2019 पे। कहता विद रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ कितने साल, 10 साल। कहता जी एंटिटी ए यूजेस फेयर वैल्यू मॉडल अंडर कौन सा मेथड, IS 40 मेथड तो नहीं, खैर सॉरी, IS 40 स्टैंडर्ड का नाम है, ठीक है सर। IS 40 कहता ऑन 30 जून 2019, 6 महीनों के बाद, इट वॉज डिसाइडेड टू यूज द बिल्डिंग फॉर एडमिनिस्ट्रेशन रादर देन कीपिंग इट फॉर इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल। जी IS 16 जी किधर से निकल के किधर जा रहे हैं, एग्री करते हैं आप लोग। कहता जी एट दिस डेट द फेयर वैल्यू वॉज रुपीज कितना, 1.2 मिलियन। कहता जी एंटिटी ए यूजेस कॉस्ट मॉडल अंडर IAS 16। कहता ऑन दिसंबर 2019 द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी हैज इंक्रीज टू ₹1.3 मिलियन। ये तो खैर इग्नोर करें ना इस बात को, जब आप IAS 16 में चले गए और कॉस्ट मॉडल है, आपने कौन सा अपडेट करना है, सही है, वो तो रिवैल्यूएशन मॉडल होगा ना, यहाँ IAS 40 में फेयर वैल्यू मॉडल होगा। अब सबसे पहले देखें नहीं, सबसे पहले देखें नहीं, आपसे मैंने अर्ज की थी, मैंने कहा था लेजर बनाएं, क्या करें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का, बताएं ओपनिंग बैलेंस कितना है, 1000, क्या 1000, भाई जान बढ़ के कितना हो गया, 1.2 मिलियन, कितना 1.2 मिलियन, कितना हो गया मेरे भाई, 1.2 मिलियन का क्या है, सॉरी 2 मिलियन का क्या है, गेन है, क्या है, गेन है। ओके, अब सर इसको कर दें डिस्पोज, क्या कर दें, ओके, याद रखना फेयर वैल्यू मॉडल है, तो भाईजान आगे ना आगे आगे कॉस्ट मॉडल है, इसको छोड़ें फिलहाल, अपने आप को तो अपडेट करो ना, आपका मॉडल कौन सा है, फेयर वैल्यू। तो भाई आपके पास फेयर वैल्यू ओपनिंग पे है, 6 महीने के बाद वाली फेयर वैल्यू को इंक्रीज करो 2 लाख से, सही है सर। इस 2 लाख की एंट्री बताओ क्या होगी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट फेयर वैल्यू गेन 12 लाख पे एसेट आ गया, और इधर तक आ गया ना, ये डिस्पोजल है, क्या है, डिस्पोजल। अब आपने डिस्पोजल की एंट्री करनी है, करो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 12 लाख से डेबिट और क्रेडिट और PP क्या हो जाएगा, एग्री कर गए आप लोग, और कर गए। अच्छा मैं जल्दी जल्दी से नोट भी बना दूं आपको, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का थोड़ी जल्दी से बनाना पड़ेगा। देखें नहीं सवाल का नाम क्या है, सवाल का नाम मैं अपनी तरफ से रख देता हूँ, इसमें खैर 3-4 सवाल इकट्ठे होने हैं, तो कोई एक तो रखा नहीं जा सकता, मैं अपनी मर्जी से रख देता हूँ, चान लिमिटेड, क्या चान लिमिटेड, वो पूरा नहीं होगा ना जी, चान लिमिटेड, ठीक है सर। जी मुझे बताएं जी, सबसे पहले मुझे बताएं सर जी, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आता है, क्या आता है, मैं इस टाइम किसका नोट बनाने लगा हूँ, किसका नोट बनाने लगा, चान लिमिटेड नोट्स टू द, भाई अब टाइम नहीं है ज़रा, तो इसलिए ज़रा शॉर्ट फॉर्म में करना जी, ठीक है ना, कर लेंगे ना, आगे वो लिख लेना ईयर एंडेड वगैरह जो भी है। अजीब सबसे पहले क्या आएगा, बोलो शाबाश, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट आती है, क्या आती है जी, फिर ओपनिंग बैलेंस, क्या मेरे भाई, ओपनिंग बैलेंस आएगा, क्या आएगा सर, ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, आ जाएगा सर। अच्छा जी, अब इसको नाम रखता हूँ फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी ए का, किसका नाम रखता हूँ जी, प्रॉपर्टी ए, इसका ओपनिंग बैलेंस था कुछ, बोलो बच्चों, भाई मैं अपनी तरफ से ज्यूम करके बना रहा हूँ,
सही क्या ना, समझ जाना बात। अब 1000 था, क्या था 1000, ऐसे ही है। कितने का गेन आया, फेयर वैल्यू गेन या फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, 200 की आ गई बच्चों, सही है और सही है ना। अच्छा जी, अब मेरे भाई कितने का डिस्पोजल आया, और सॉरी डिस्पोजल नहीं, सॉरी मादरत, ये ट्रांसफर है, क्या है, देखो IS-16 में गया, किधर से निकल के, आनिया 16 में जानिया, ओके ओके बच्चों, सही है ना, बात समझ आ रही है। अच्छा जी, आगे आए जी, ये अगर मैं नोट बनाऊंगा IS-16 का, तो उसमें किधर जाके लिख दूंगा, डेबिट में लिख दूंगा ना उसे। कहता जी ऑन 31 दिसंबर 2019, कहता वैल्यू प्रॉपर्टी की कितनी इंक्रीज हो गई, 12 लाख से 13 लाख पे चली गई। मुझे बताएं यार, कॉस्ट मॉडल के अंदर तो करते ही कुछ नहीं है, फेयर वैल्यू की अपडेशन को लेते ही नहीं है, तो इसको क्या करें, इग्नोर कर दें, बस एंट्रीज पढ़ लें आके। कहता है प्रॉपर्टी डेबिट, और ये क्या हो जाएगा, IS-16 डेबिट और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। कहता है 12 लाख डिवाइडेड बाय, जी बताएं जी क्या किया उसने, उसने डिवाइड किया 9.5 से, मल्टीप्लाई कर दिया उसने किसके साथ, इधर देखें ना, ये क्या था, ये 10 साल था ना, ठीक है, तो उसने कहा 6 महीने गुजर गया था, अब रिमेनिंग लाइफ कितनी होगी 9.5। ये रिवर्स, ये सीधे वाला तरीका है, वो रिवर्स जा रहे थे हम, जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था पिछले लेक्चर में। आगे ये नोट पढ़ लें, कहता कॉस्ट मॉडल के अंदर तो ये टिटो पार्टीज नहीं हम करते होते, रिवैल्यूएशन वैल्यू को अपडेट करने वाली। ओके भाई, नेक्स्ट सवाल पे आए। कहता जी एंटिटी ए हैड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कैरिड एट फेयर वैल्यू 1 मिलियन, कहता ऑन 1 जनवरी 2019 विद रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 10 साल। कहता IS-40 में फेयर वैल्यू मॉडल है, सही है सी। कहता ऑन 30 जून 19, सेम बात हुई 6 महीने बाद। कहता बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइडेड टू डेवलप द प्रॉपर्टी एंड यूज इट फॉर सेल ऑफ, किधर आनिया किधर जानिया, आजकल ना ऐसे दोस्तों से मिलना छोड़ दो आप लोग, जो कहते हैं इस चैप्टर में से सवाल आना है, इसमें से नहीं आना। उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन ना पेपरों के बाद में लेना, ठीक है, जब वो इंशाल्लाह खुद अपना पास कर लेंगे। अभी उन एक्सपर्ट ओपिनियन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है जी। जी आप मेरे भाई सही है ना। अच्छा अब देखें, बात सुने बच्चों, अब आप खुद बताओगे लॉजिकली बताओगे, IS-40 में कौन सा मॉडल है, फेयर वैल्यू मॉडल है। मेरे भाई पहले फेयर वैल्यू को क्या करोगे, अपडेट करोगे, अपने आप को अपडेट करो, क्या करो, फिर आगे ट्रांसफर करो। अच्छा जी, कहता जी एट दिस डेट, जिस दिन चेंज हो रहा है, कहता जी 1.2 मिलियन इसकी क्या है, फेयर वैल्यू। कहता जी ऑन 31 दिसंबर द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी हैज इंक्रीज्ड ₹2 कितना। यार मेरी बात सुने, इन्वेंटरी के अंदर कोई फेयर वैल्यू मॉडल का कॉन्सेप्ट है, वो तो कॉस्ट से ऊपर तो जा ही नहीं सकते, हाँ कॉस्ट से नीचे जा सकते हैं अगर NRV कम है तो। ओके भाई जी, बताएं जी, ये एंट्री हो जाएगी 2 लाख से, और ये एंट्री हो जाएगी। आप मेरे भाई उसके बाद अब आप 1.2 मिलियन पे ले आए, यार नोट बनाने का नहीं टाइम, वो ये सवाल भी पूरे नहीं होने, 1.2 मिलियन से पूरी हो जाएगी। आप मेरे भाई इन्वेंट्री डेबिट होगी, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या होगी, सर जी ये जो 1 लाख रुपए का इंक्रीज है आपने इनकॉर्पोरेट ही नहीं किया, मेरे भाई नहीं कर सकता, ये इन्वेंट्री है, क्या है, इन्वेंट्री में फेयर वैल्यू गेन शेन नहीं होता। एक बात, चलो एक और बात का जवाब दे दो, अगर कह दे कि हमारी जो इन्वेंट्री है, जो प्लॉट है, इसकी वैल्यू अब कम हो रही है, कल को इतने का नहीं बिकेगा, बताओ आप क्या करेंगे, NRV। अगर इधर 11 लाख लिखा होता, कहता जी इंडिकेशन देता, कहता जी कि क्या उसका नाम है, हमें लग रहा है कि हमारे प्लॉट की जो है वैल्यू कम हो गई है, सही है, कोई भी मसला हो गया ना उस वजह से, और कहता जी अब है जी 1.1 मिलियन, तो बताओ जी क्या करना पड़ेगा, NRV लेंगे, तो 1 लाख का लॉस रिकॉर्ड कर दो। नहीं बेटा, देखो वो तो आपने अपडेट कब की है, 30 जून पे, तो ये कम नहीं हो सकती ईयर एंड के ऊपर आके।
एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर की तो बात ही नहीं है, वो तो 2 लाख हो गई ना इधर, वो तो इंक्रीज कर दिया आपने। एक वक्त में एक ही जवाब किस है? हाँ जी, नहीं वो तो एनआरवी का मतलब तो यही है ना, ट्रांसफर की बात ही नहीं कर रहा मैं, तो ये रहने की बात कर रहा हूँ, सीधी सी बात है। अगर ट्रांसफर के ऊपर कहता आपका एसेट इस टाइम पड़ा हुआ है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में 1 मिलियन का, और कहता है एट द डेट ऑफ ट्रांसफर फेयर वैल्यू है 8 लाख रुपया, बताओ फिर एंट्री क्यों नहीं है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट और फेयर वैल्यू गेन लॉस क्या हो जाना था 2 लाख से डेबिट। ठीक है सर, बात समझे हो? तो बात याद रख लें, अगर कॉस्ट मॉडल है IAS 16 में या इन्वेंट्री IAS 2 है, कभी भी फेयर वैल्यू अपडेट नहीं होगी, ये बात याद रख लें। डन, ये रन के ऊपर नेक्स्ट आए। नेक्स्ट कहता एंटिटी सी हैज प्रॉपर्टी बीइंग यूज्ड एज अ वेयर हाउस कैरिड एट ₹1 मिलियन। जी जल्दी बताएं, शाबाश, वेयर हाउस IAS 16 ही होगा ना। कहता विद रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 10 साल। कहता एंटिटी सी यूजेज कॉस्ट मॉडल। अब ये वो बात है जो अभी आपको नोट लिखवाया है। क्या नोट लिखवाया है? अगर IAS 40 में ट्रांसफर होना है IAS 16 से, तो भाई जान और कॉस्ट मॉडल है तो परेशान नहीं होना, रीवैल्यूएशन फिर भी कर दें, आप अपने वाले को अपडेट कर लें पहले। कहता जी ऑन 30 जून 2019 कहता जी प्रॉपर्टी वॉज वेकेटेड। प्रॉपर्टी क्या होगी? कहता मैनेजमेंट डिसाइडेड टू कीप इट फॉर इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल। जी बताएं जी किधर से किधर? ओके और सही है। कहता एट दिस डेट फेयर वैल्यू कितनी है? 1.2 मिलियन। कहता एंटिटी सी यूजेस फेयर वैल्यू मॉडल अंडर IAS 40। जी बताएं जी क्या करना है? भाईजान आपके पास बीइंग यूज्ड है वेयर हाउस, ये इस तरह एज्यूम करें, ये बुक वैल्यू होगी इसकी, क्या होगी? बुक वैल्यू। ये बुक वैल्यू है, इधर थोड़ा सा हिडन किया हुआ, इसने बताया नहीं खुल के, ये बुक वैल्यू है। जी बताएं जी पहले क्या करना पड़ेगा? करो रीवैल्यूएशन, बुक वैल्यू के साथ रीवैल्यूड अमाउंट को कंपैरिजन करो। जी बताएं जल्दी, शाबाश। भाईजान ये देखे ना, पहले अभी आपको समझा के आया पिछले लेक्चर में, जिस दिन आपने रीवैल्यूएशन करनी है पहले उस दिन तक बुक वैल्यू को पहुंचाओ। 6 महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज करो, जो कितनी बनती है? 50,000। तो आपकी बुक वैल्यू कितनी है? 9.5 लाख आ गई ना चांद, समझ आ रही है भाई? 9.5 लाख को कर दो मेरे भाई कंपैरिजन इसका रीवैल्यूड अमाउंट के साथ। सरप्लस कितने का आया? 2.5 लाख रुपए का सरप्लस। पीपी डेबिट सरप्लस क्रेडिट। ओके जी। अब इस अमाउंट से मेरे भाई 1.2 मिलियन पे आपका पीपी पड़ा है, उसको क्रेडिट करो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को क्या कर दो, और ईयर एंड के ऊपर आके देखो इसकी वैल्यू फिर ऊपर जा रही है 1 लाख रुपए का। अगली बात सुनो, कहता है ट्रांसफर फ्रॉम रीवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग इज मेड एट टाइम ऑफ डिस्पोजल ओनली। अब एक बात बहुत तवज्जो से सुनने वाली है यार, जब आप IAS 40 में चले गए ना, जब किधर चले गए? IAS 40 में चले गए। अब मेरे मासूम दोस्तों, ये आपका जो सरप्लस है, अब तो आपने डेप्रिसिएशन तो नहीं करनी, आगे आपका IAS 40 में फेयर वैल्यू मॉडल है, तो जब आपने डेप्रिसिएशन ही करनी तो ये तो सरप्लस IAS 16 के मुताबिक पड़ा रहेगा, पड़ा रहेगा, पड़ा रहेगा, पड़ा रहेगा। तो इसको कब खत्म करना है किताबों में से? डिस्पोज, एक ही दफा खत्म होगा बस। फिर जो आपको असाइनमेंट में क्वेश्चन करने के लिए दिया है नजूमी लिमिटेड वाला, मेरे मासूम दोस्तों, इसमें भी एक ऐसे ही कोई ट्रांजैक्शन है, सरप्लस आएगा, पड़ा रहेगा, पड़ा रहेगा, पड़ा रहेगा, कितने का आएगा कल पता चलेगा। ओके ये समझ आ गई ना? अगला सवाल कहता एंटिटी डी हैज कमर्शियल शॉप हेल्ड फॉर रीसेल इन इट्स ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ प्रॉपर्टी। बताओ भाई ये क्या है? कहता उनका नॉर्मल काम क्या है? इसको बेचना। IAS 2 कैरिड एट ₹1 मिलियन ऑन 1 जनवरी 2019, साल के शुरू में इतने की है। कहता जी ऑन 30 जून 2019, 6 महीने के बाद, इट वॉज गिवन ऑन रेंट टू अ लोकल बिजनेस रादर देन कीपिंग इट फॉर रीसेल। बच्चों बहुत ध्यान से सवाल पढ़ना है, ऐसे भी कर सकते हैं क्या उसका नाम है, किसी इक्विपमेंट को रेंट पे दे दे, उसे नहीं IAS 40 में ले जाना फिर आपने। हाँ वो तो पीपी है। कहता जी एट दिस डेट द फेयर वैल्यू वाज 1.2 मिलियन। कहता जी ऑन 31 दिसंबर 2019, ये तो खैर बात की बातें कर रहा है, पहले बताओ किधर से किधर जाना है? ओके
IS-40 में मॉडल कौन सा है बताओ ज़रा। फेयर वैल्यू ना, उसने फेयर वैल्यू दी हुई है तो जारी सी बात है फेयर वैल्यू मॉडल है। लेकिन एक बात बहुत तवज्जो से अब सुनने वाली है मेरे भाई, इन्वेंट्री कितने की है जी, कितने की है 1 मिलियन की। कितने की इन्वेंट्री ने तो अब देखे ना, जिस तरह कॉस्ट मॉडल के अंदर एक IS-16 के अंदर इजाजत दी है स्टैंडर्ड ने कि आप रीवैल्यूएशन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इजाजत है। इधर तो सर ऐसा नहीं है, इधर तो इजाजत है ही नहीं। आपने जब ट्रांसफर करना चाहे फेयर वैल्यू मॉडल है, इन्वेंट्री ने कितने से कम होना बताओ, हमेशा कॉस्ट से, जो लोअर होगी, मैं वो खैर कॉस्ट ही है तो 1 मिलियन से। लेकिन मेरे भाई बात याद रखना, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की कॉस्ट क्या बनेगी, वो तो कॉस्ट मॉडल नहीं है। उधर अगर कॉस्ट मॉडल होता 1 मिलियन ही आ जाता। फेयर वैल्यू मॉडल है, उसने कितने से बढ़ना है 1.2 मिलियन से। ये 2 लाख रुपया क्या है, ये गेन है, ये क्या है 2 मिलियन का गेन है, सही है। उसके बाद ये 30 जून है, उसके बाद फिर कहता जी ईयर एंड के ऊपर फिर ये 1 लाख से बढ़ गया, वो तो खैर आसान है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और गेन, ये देखो इधर बच्चों, ये सवाल था मेरा ख्याल है ग्नू कैश में, किस में था ये पता नहीं, डॉल्फिन में था, ये जो रिसेंट अटेम्प्ट में सवाल आया हुआ है, सही है। उसमें भी एक इस तरह का सवाल था, वो 63 वाला 70 वाला, याद है, ये मैंने टेस्ट में भी दिया था इस तरह का सवाल एक, और एक रिसेंट अटेम्प्ट में भी सवाल आया हुआ है। मैं अभी खोल कर दिखा देता हूँ आपको। भाई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ने कितने से डेबिट होना है, और मेरे भाई इन्वेंट्री ने कितने से, इन्वेंट्री को आप 1.2 नहीं कर सकते, इस स्टैंडर्ड ने ऑप्शन ही नहीं दी हुई, तो भाई हायर में नहीं जा सकता, शाबाश। प्रॉफिट और लॉस ये गेन है, क्या है। फिर उसके बाद जब ईयर एंड पे 1 लाख से फिर बढ़ गया, और ये भी 1 लाख से क्या हो गया, जी बिल्कुल। नहीं नहीं नहीं, देखे भाई क्या सवाल है सर, IS-16 में भी कॉस्ट मॉडल है, 40 में भी कॉस्ट है, तो फिर तो सीधा सीधा कॉस्ट ही है ना, उसकी जो बुक वैल्यू है वो उधर चली जाएगी बस। अच्छा मेरी बात सुन ले तवज्जो से, 1 मिनट देना यार, ये एक सवाल है ना इधर, एक सवाल है ना मेरे मासूम दोस्तों। ये टेस्ट नंबर कौन सा था यार जिसमें ये सवाल दिया था। चले मैं इस तरह करता हूँ, मैं रिसेंट अटेम्प्ट खोल लेता हूँ, रिसेंट अटेम्प्ट खोलता हूँ, रिसेंट अटेम्प्ट का ही सवाल है ये। हाँ हाँ हाँ, ये पढ़े, ट्रीटमेंट बताएं जी इसका। कहता ऑन 1 जनवरी 2022 TL completed construction of a warehouse at a cost of ₹55 million for subsequent sale to the, बताओ जी कौन सा मॉडल है और कौन सा स्टैंडर्ड है, बताओ ना। IS-2 है ना। कहता हाउ एवर वेयर हाउस वॉज गिवन ऑन रेंट, एनुअल रेंट ऑफ 8 मिलियन ऑन 1 अप्रैल। भाईजान किधर से किधर ट्रांसफर है, जी चिंटू एंड मिंटू बताओ भाई, बताएं जी किस दिन पे ट्रांसफर है, 1 अप्रैल पे, किस अमाउंट से ट्रांसफर करना है। अभी अभी एग्जांपल है, इन्वेंट्री ने कितने से कम होना, जल्दी बताओ भाईजान। इधर है आनिया, इधर है आनिया जानिया, देख लेना बस, यानी इसने होना है डेबिट, इसने क्या होना है, अच्छा इन्वेंट्री बताओ, इन्वेंट्री ने कितने से क्रेडिट होना है, वेल डन, बहुत अहम सवाल जी मेरे मासूम दोस्तों। 1 अप्रैल पे ट्रांसफर है, कितने से डेबिट होगी फेयर वैल्यू, ये है, ओके। बाकी क्या, ओए होए, ये हाँ जी ट्रांसफर पे गेन है। बस समझ आना, कभी कभी कुछ बातें कहीं नहीं जा सकती, इंसान खुद समझ जाता है माशाल्लाह। ओ अजय भाई, चले वो कहता है भाई इधर आ जाना यार, ठीक है, बैटरी लो होगी है शायद इसकी, लेकिन लिख के जाऊंगा मैं भी, और ठीक है ना, ओके भाई। अब ये सवाल करके आएंगे आप लोग। अच्छा आप क्या पूछ रहे थे, जल्दी से पूछे, आपको अपना सवाल भूल गया है, मुझे याद है। आपने रिसेंट अटेम्प्ट नहीं, आपने कहा था सर जी वो आउटपुट मेथड बता दें क्या होता है। आउटपुट मेथड क्या होता है, सुन लें।
इससे ना यूनिट्स मेथड भी कहते हैं, ठीक है जी। एक प्लांट है, उसने यूनिट्स बनाने हैं 5 लाख। कितने यूनिट्स बनाने हैं? नहीं, फॉर एग्जांपल 1 लाख यूनिट्स बनाने हैं। कितने यूनिट्स बनाने हैं जी? 1 लाख। अब मैं इधर ही करवा देता हूँ, वो बैटरी शायद पेन की लो हो गई है। एसेट की कॉस्ट है जी 1 लाख रुपया। कितनी है? रेजिडुअल वैल्यू है एसेट की 10,000 रुपया। कितनी? 10,000 रुपया। सही है जी। यूजफुल लाइफ जो दी हुई है ना, वो आज आपको दी है जी यूनिट्स में। किस में दी है? अच्छा, इसको ना कर लो जी 5 लाख कर लो। कितना कर लो? 5 लाख कर लो जी। ये है जी 1 लाख यूनिट्स। क्या 1 लाख यूनिट्स है? क्या है? पहले साल में यूनिट्स बने, ईयर 1 में यूनिट्स बने 20,000, ईयर 2 में यूनिट्स बने 30,000, ईयर 3 में यूनिट्स बने 15,000, ईयर 4 में यूनिट्स बने 25,000, ईयर 5 में यूनिट्स बने 10,000। ठीक है, ओके है भाई? अच्छा जी, अब आपने क्या करना है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालना है। क्या करना है? हमारा वही फॉर्मेट, कॉस्ट, सॉरी, डेट, डिस्क्रिप्शन, डेट डिस्क्रिप्शन, और क्या आएगा? जल्दी बोलो। फॉर एग्जाम्पल क्या, बस ने यूनिट थोड़ी बनाने हैं, प्लांट होगा ना। इधर आ गया सरप्लस और इधर आ गया प्रॉफिट और लॉस। रिवैल्यूएशन हो सकती है ना जी मेरे भाई। 1 जनवरी 2018 एसेट की कॉस्ट बताओ कितनी है? 5 लाख है जी। ओए होए, हेलो जी, ठीक है सर, मेरी ना आगे क्लास है, लेट हो गया 15 मिनट। 31 दिसंबर 2018 बाईजान डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैसे आएगा? इस मेथड में क्या होता है जी, आप क्या करते हैं? रेट निकालते हैं। क्या करते हैं? रेट को छोड़ें, बहरहाल आपको वैसे ही पता है। भाईजान ये क्या है? 5 लाख जी। पहले साल इसकी टोटल यूजफुल लाइफ बताओ कितनी है? ये रुपीस में है, ये 1 लाख यूनिट्स में है। ठीक है जी, हाँ शाबाश। रेजिडुअल वैल्यू माइनस होगी 10,000। लवी थां का भी मसला है भाई। इधर 490 समझ जाओगे ना क्यों किया मैंने? डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स बताओ। जिस तरह टोटल यूजफुल लाइफ ईयर्स में होती है, इधर कितना है बोलो? 1 लाख। भाई ये रुपीस हैं, ये यूनिट्स हैं। मल्टीप्लाई करो हमारे साल में, पहले साल में कितने यूनिट्स बने? बताओ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या होगा? कितना आ गया? जल्दी 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 बताते जाना है। कितनी आई भाई ये बताओ? ओ ताड़ी खैर जी मेरे भाई। 31 दिसंबर पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बताओ जी। बोले शाबाश। 490 रेजिडुअल वैल्यू माइनस होगी भाई, मल्टीप्लाई बाय 30,000 जी। बोलो जी। 255 भाई सुनो, इधर बात सुनो। अगर कभी स्ट्रेट लाइन मेथड ना हुआ, रिड्यूसिंग ना हुआ, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड हुआ, आउटपुट मेथड इसे कहते हैं। आउटपुट का मतलब जितने यूनिट्स बने। अच्छा, अब भाई इसमें अगर रिवैल्यूएशन इनकॉर्पोरेट करना आ गई, बाकी सूल तो सारे सेम ही है। सही है? डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला चेंज होता है ना, फॉर्मेट तो हमने हमेशा यही रखा है भाई। आपको ग्रॉस रिवैल्यूएशन मेथड भी करवाया हुआ है, वो रिवाइज करके जाना है। उसके अलावा एक मेथड आप सॉरी आपको वो कौन सा था, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के मुताबिक भी रिवैल्यूएशन करवाई हुई है। जी जी भाई। किस में? भाई इस मेथड में वैसे ही होगा यार, जितनी एसेट की बुक वैल्यू है। सही है? आपकी बुक वैल्यू है जी, फॉर एग्जांपल ये आपने ट्रांसफर करना है 2,55,000 है, फिर बाकी कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहने हैं। तो
पहली बात तो ये है, ये IS-40 में ट्रांसफर हो ही नहीं सकता, ये प्लांट है। क्या है? प्लांट है। बात समझे हो? सवाल ही समझ नहीं आ रहा यार मुझे तुम्हारा। जी ये आपके पास बुक वैल्यू आ गई। अब यार 31 दिसंबर 2019 पे आए, ये आ गई आपके पास रीवैल्यूड अमाउंट। क्या आ गई है? फॉर एग्जाम्पल ये है जी 4 लाख। कितनी आ गई भाई? 4 लाख। जी इधर आए, इधर कितना आता है? 1 लाख 145। ये आपके पास क्या आ गया? रीवैल्यूएशन सरप्लस। इधर भी क्या लिखो? इधर भी क्या लिखो जी? हाँ जी। अब आप आए इधर, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अब देखें जी, फॉर एग्जाम्पल इसकी रेजिडुअल वैल्यू सेम है, रेजिडुअल वैल्यू 10,000 ही है, तो ये 390 आ जाएगा इधर, डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। ये आपकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है 50,000। जी मेरे भाई, अब रिमेनिंग लेनी है आपने, मल्टीप्लाई बाय, अब ये कैसे आएगा? सेम इसी बेसिस पे 145,000 डिवाइडेड बाय 50,000। जी यूनिट्स ही हैं और क्या हैं। जो बेसिस आप डेप्रिसिएशन के लिए इस्तेमाल करेंगे ना, इधर रीवैल्यूएशन के लिए भी वही करेंगे हमेशा। उसूल ये याद कर लें बस। कैसे आया? तो रिमेनिंग कितनी है? अभी तो पिछले लेक्चर में समझाया था। जी जी इनको ये रिमेनिंग आ गई ना। और ठीक है मेरे भाई, ओके है। तो यार ये मेंटली तैयार है ना, किसी भी किस्म का सवाल आ सकता है। अच्छा जी ये अब कर लोगे? हाँ जी ग्रॉस रिवैल्यूएशन। और तुझे और जी जी, जब आप नेक्स्ट पे जाएंगे तो डिवाइड करेंगे 50 से, मल्टीप्लाई इससे कर देंगे ना, जो आप नॉर्मल करते हैं। जी जी नुमान इनको क्वेश्चन पेपर दे दे, मैं आपको आ जाना उधर, मैं आपको। यार तुमने अभी भी नहीं लिया वो लेक्चर, ऐसे ना करे यार, बुरे वक्त का पता नहीं होता। ठीक है जी, हाँ जी, अल्लाह हाफिज़।